Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the protozoan disease. In lecture 1 we will discuss about the viral disease. So this is our lecture number 2. So let's start today's video title. प्रोटोजोवन डिसीज़। प्रोटोजोवन डिसीज़ में हमको दो डिसीज़ के बारे में पढ़ना है, मलेरिया और एम्बियोसिस। मलेरिया और एम्बियोसिस। इफ वी टॉक अबाउट मलेरिया, तो मलेरिया का जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स क्या क्या हैं? मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स हमारे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीपरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, सो प्लाज्मोडियम मलेरिया, तो ये प्लाज्मोडियम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं और ये मलेरिया कॉजिंग एजेंट्स हैं प्लाज्मोडियम। ओके, मलेरिया जो होता है, जो वेक्टर का काम करती है, वो करते हैं फीमेल मॉस्किटो, जिसका नाम है एनाफिलस इन्फ्लुएंजाe। एनाफिलस मॉस्किटो होती हैं, ये मलेरिया को फैलाती हैं। मलेरिया के सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो सिम्टम्स में आपको हेडेक देखने को मिलेगा, चिल्स देखने को मिलेगा, एंड वॉमिटिंग एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा आप लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। सो एनसीईआरटी में एक फिगर गिवन है, चलिए उस फिगर को हम देख लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ बुक। ओके, सो दिस इज द फिगर मैन। ओके, सो लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम प्लाज्मोडियम का। इफ वी टॉक अबाउट द प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को, तो ये देखो हमारा ये ह्यूमन होस्ट में होता है और इतना पोर्शन मॉस्किटो होस्ट में होता है। ओके, फीमेल मॉस्किटो है, बाइट की यहाँ से पैरासाइट, जो स्पैरोजाइट होता है, पैरासाइट ये लीवर में जाता है। लीवर से पैरासाइट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और ये ब्लड में पहुँच जाते हैं, और ब्लड से ये फिर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, और यहाँ से सेक्सुअल स्टेज ऑफ पैरासाइट्स में पहुँच जाते हैं। मेल और फीमेल गैमेट बना लेते हैं और ये गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। जब भी कोई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट करती है तो ब्लड मील लेती है, तो गैमेटोसाइट्स वहाँ पे चला जाता है। सपोज कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वहाँ से उसने ब्लड मील लिया और फिर दूसरे होस्ट पे, दूसरे पर्सन पे जब वो बाइट करती है, तो उसका द्वारा ये मॉस्किटो मलेरिया को फैला देगी। ओके, ये ब्लड मील में लेती है। ओके, और यहाँ से ये ब्लड मील जो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट होता है मॉस्किटो के स्टमक में, और यहाँ से ये मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज में पहुँच जाता है, और ये फिर जब दूसरे अनदर ह्यूमन को जब काटता है मॉस्किटो, तो क्या हो जाता है, उसके भी मलेरिया हो जाता है। तो ये पूरा स्टेज है, आपको इसको एनसीईआरटी में फिगर देख लेनी है और अच्छे से समझ लेना है। ओके, so let's talk about the second one disease is एम्बियोसिस। so if we talk about एम्बियोसिस को ही एम्बियोइक डिसेंट्री भी बोल सकते हैं। इसका सेकंड नेम एम्बियोइक डिसेंट्री है। ओके, एम्बियोइस का जो कॉजिंग एजेंट्स हैं, दीज एम्बियोइस कॉजिंग एजेंट्स आर पैरासाइट। पैरासाइट में पैरासाइट का नेम है, दीज पैरासाइट्स कॉल्ड एंटाएमीबा हिस्टोलिटिका। एंटाएमीबा हिस्टोलिटिका। एम्बियोसिस होता कैसे है? एम्बियोसिस होता है बाय द हेल्प ऑफ बाय contaminated food and water, by taking of contaminated food and water। आप कंटामिनेटेड फूड वाटर ले रहे हैं, इसकी वजह से आपको एम्बियोसिस देखने को मिल सकता है। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ एम्बियोसिस, तो एम्बियोसिस को जो सिम्टम्स हैं, आपको एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, और एक्सेस म्यूकस भी देखने को मिलेगा। So these are the protozoan disease, malaria and एम्बियोसिस। इफ we talk about the हेलमेंथ डिसीज़, नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है हेलमेंथ डिसीज़। अभी हम इन्फेक्टिशियस डिसीज़ में पढ़ रहे हैं। ओके, हमने पहले बैक्टीरियल पढ़ा, फिर वायरल पढ़ा, आज हम प्रोटोजोन पढ़ लिए और अब हेलमेंथ डिसीज़ पे पहुंच चुके हैं। हेलमेंथ डिसीज़ में आपको दो डिसीज़ के नाम याद करने हैं, एस्केरियासिस एंड फिलेरियासिस। एस्केरियासिस, इफ वी टॉक अबाउट द एस्केरियासिस, तो एस्केरियासिस के जो कॉजिंग एजेंट्स हैं वो हैं हमारे क्या, वो हमारे हैं एस्करीज। ठीक है, एस्केरियासिस कॉजिंग एजेंट्स कॉल्ड आर एस्करीज। और इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म। एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है जिसको राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है जनरली। ओके, तो एस्करीज के सिम्टम्स की बात करें तो एस्करीज में इंटरनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा और फीवर देखने को मिलेगा। सो लेट्स ऑन मूव नेक्स्ट पेज। हेलमेंथ सेक्शन का हमारा सेकंड डिसीज़ था फ्लेरियासिस। इफ वी टॉक अबाउट फ्लेरियासिस को सेकंड नेम ऑफ कॉमनली कॉल्ड एलिफेंटियासिस। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एलिफेंटियासिस। इसमें दो वर्म से होता है। किससे होता है? वर्म्स। कॉजिंग एजेंट्स आर वर्म्स। जैसे
वाउचेरिया बैनिक्राफ्टी, इसका नाम क्या है, वाउचेरिया बैनिक्राफ्टी एंड वाउचेरिया मलाई। आपको दोनों याद कर सकते हैं, दोनों याद कर लीजिए, नहीं तो एक तो जरूर याद कर लेना। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें स्लो क्रोनियनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव, द लास्ट वन इज़ फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ क्या है? इफ वी टॉक अबाउट द फंगल डिसीज़, फंगल डिसीज़ में आपको पढ़ना है एक डिसीज़ के बारे में, वो है हमारा रिंगवॉर्म। ओके, रिंगवॉर्म क्या है? रिंगवॉर्म कॉजिंग एजेंट्स आर फंगाई। रिंगवॉर्म कॉजिंग एजेंट्स आर फंगाई। फंगाई आर द रिंगवॉर्म कॉजिंग एजेंट्स, और इसमें दो नाम आपको याद कर लेना है फंगाई के, माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफोटॉन। माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफोटॉन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द सिम्टम, सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो रिंगवॉर्म में आपको क्या सिम्टम मिलेगा? रिंगवॉर्म, जिसको हिंदी में दाद बोलते हैं। ओके, तो सिम्टम क्या देखने को मिलता है? ड्राई देखने को मिलता है, सूखा सूखा। स्केली लेसन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी पे ऐसे ऐसे देखने को मिलता है, लेसन लेसन देखने को मिलता है ना। तो ये होता कैसे है? ये होता है हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फंगाई इन द फोल्ड ऑफ स्किन लाइक बिटवीन फिंगर ऑफ टो। फिंगर ऑफ टो के बीच में, जैसे जहाँ पे ज़्यादा हीट होता है, मॉइस्चर होता है, तभी ये ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है किसका? रिंगवॉर्म का। ओके, तो इन्फेक्टिशियस डिसीज़ हमारा खत्म हुआ, अब हम पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ में। इफ वी टॉक अबाउट द नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़, हमने इन्फेक्टिशियस डिसीज़ पढ़ लिया। नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ होता है दीज डिसीज़ कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसा डिसीज़ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट नहीं होता है उसको नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ बोलते हैं। जो डिसीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता था उसको इन्फेक्टिशियस डिसीज़ बोलते थे, जो कि लेक्चर 1 में हम लोग ने देख लिया था। इन्फेक्टिशियस नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कैंसर आ जाता है और स्कर्वी आ जाता है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि एड्स कैसा डिसीज़ है, एड्स नाम सुना होगा ना, एड्स। एड्स कैसा डिसीज़ है गाइस, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ में, कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एक व्यक्ति टू दूसरे व्यक्ति, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैंसर की बात करते हैं, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द कैंसर, कैंसर क्या है? कैंसर एक नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ है। कैंसर वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिसीज़, मेजर कॉज ऑफ डेथ। इसका मतलब क्योर नहीं है, मतलब हो जाता है तो अब आदमी का डेथ पक्का निश्चित ही हो जाता है। ओके, मेजर कॉज इसका डेथ हो जाता है। मोस्ट ड्रीडेड डिसीज़ है क्या? कैंसर। कैंसर क्या है? एक नॉन इन्फेक्टिशियस डिसीज़ है। कैंसर को मैं आपको एक फ्लो चार्ट की मदद से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जैसे कैंसर में क्या होता है बायोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम समझें, एक होता है नॉर्मल सेल और एक होता है कैंसरस सेल। ओके, नॉर्मल सेल की बात करूँ तो नॉर्मल सेल जो होता है हमारा, जैसे बॉडी का कोई नॉर्मल सेल है, शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को शो करता है। बॉडी का जो नॉर्मल सेल होता है शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी को शो करता है, बाय विच कॉन्टैक्ट विद अदर स्टॉप दियर अनकंट्रोल ग्रोथ। कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है और ये स्टॉप कर देता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को। ओके, और कैंसरस सेल जो होता है, कैंसरस सेल में इसका अपोजिट होता है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं देखने को मिलती है, इट डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट सच सेल कॉन्टीन्यूसली डिवाइड एंड प्रोड्यूसिंग मास ऑफ सेल्स, जिसकी वजह से जो सेल्स होते हैं कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, और जो बाद में जाके क्या कारण बनता है, बाद में ये ट्यूमर का कारण बन जाता है, विच लीड्स टू फॉर्म ट्यूमर। इफ वी टॉक अबाउट अ ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है? तो दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, पहला हमारा होता है वेंगिंग ट्यूमर और दूसरा हमारा होता है मैलिगेंट ट्यूमर। ओके, वेंगिंग ट्यूमर की अगर मैं बात करूँ आपसे, ये रिमेन कन्फाइंड टू वर्जिनल लोकेशन। ऐसा ऐसा ट्यूमर होता है ना कि ये स्प्रेड नहीं करता, जैसे किसी एक बॉडी पार्ट पे हो गया, किसी एक वर्जिनल लोकेशन पे हो गया तो स्प्रेड नहीं करता अदर बॉडी पार्ट्स पे, ठीक है, उसी बॉडी पार्ट्स पे कन्फाइंड रहता है, रुका रहता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेंगिन ट्यूमर, और इसी का अपोजिट होता है हमारा मैलिगेंट ट्यूमर। मैलिगेंट ट्यूमर क्या होता है? मैलिगेंट ट्यूमर होता है जैसे एक जगह नहीं रहता, जैसे किसी बॉडी पार्ट में हो गया तो धीरे धीरे फैलता रहता है पूरे बॉडी पार्ट में, तो इसका अपोजिट आप बोल सकते हैं, वेंगिन ट्यूमर का अपोजिट मैलिगेंट ट्यूमर है। मैलिगेंट ट्यूमर शो करता है डेंजरस प्रॉपर्टी शो करता है मैलिगेंट ट्यूमर, जिसको बोलते हैं मेटास्टैटिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टैटिस, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कौन डेंजरस प्रॉपर्टी शो करता है? मैलिगेंट ट्यूमर, जिसको बोलते हैं कार्ड मेटास्टैटिस। ओके, कैंसरस सेल हमने पढ़ लिया, कैंसरस सेल में नॉर्मल सेल क्या होता है और कैंसरस सेल क्या होती है। कैंसरस सेल से हम ट्यूमर हो जाता है, और ट्यूमर दो तरीके की होते हैं, वेनिगेंट ट्यूमर एंड द सेकेंड वन इज मैलिगेंट ट्यूमर। तो कारण क्या है कैंसर होने का, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सो दीज आर द काजेज ऑफ कैंसर। कैंसर होने के कारण हैं तीन, जैसे हमारा पहला है फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। तीन एजेंट्स के ज़रिए ये कैंसर होता है। क्या? तीन एजेंट्स से कैंसर होता है। कैंसर होने का कारण क्या है? जैसे देखो,
फिजिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल एजेंट्स जैसे इंक्लूड करता है आयनाइजिंग रेडिएशन हुआ, रेडिएशन कहाँ से मिलता है, जैसे सनलाइट से रेडिएशन मिलता है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है, आपने सुना होगा ना सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, एक्सरे से, गामा रेज से, इन सब से ये फिजिकल एजेंट्स हैं जो कि क्या फैलाते हैं, कैंसर्स का कारण बनते हैं। ओके, केमिकल एजेंट की बात करते हैं, जैसे केमिकल एजेंट प्रेजेंट होते हैं टबैको में, स्मोक में, जैसे कोई व्यक्ति टबैको ले रहा है, ठीक है, स्मोकिंग करता है, तो उससे उसको लंग कैंसर देखने को मिलती है, तो ये केमिकल एजेंट के अंदर आ जाता है। इफ वी टॉक अबाउट बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं, दीज कैंसर्स कॉजिंग एजेंट्स आर ओंकोजेनिक वायरस। क्या बोला जाता है इसको, दीज कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर ओंकोजेनिक वायरस। एक ओंकोजेनिक वायरस होता है जो कि बायोलॉजिकल एजेंट से कैंसर का कारण बनता है, कैंसर का कॉज करता है। ओके, सो दीज आर द थ्री कॉजेज विच these are the three causes of cancer. Okay, so let's talk about the डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, या फिर बोल सकते हो कैंसर का डिटेक्शन। अब हमने पढ़ लिया कैंसर का कारण क्या होता है, तो कैंसर को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, कैंसर को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, हम चलिए देख लेते हैं। ये 4 टेस्ट्स होती हैं जिसकी मदद से हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। पहला होता है बायोप्सी, दूसरा हमारा होता है रेडियोग्राफी, एंड तीसरा होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एंड द फोर्थ वन इज़ MRI। कहते नहीं MRI जाँच करवाएं, तो कैंसर को टेस्ट करवाने के लिए MRI जाँच करवाना पड़ता है। बायोप्सी में क्या करते हैं, सस्पेक्टेड टिश्यू ले करके आपका जांच करते हैं, तो ये बायोप्सी में होता है। और एक्सरे की मदद से कैंसर को डिटेक्ट करते हैं इंटरनल टिश्यूज़ में, तो ये हो जाता है हमारा रेडियोग्राफी में। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब CT स्कैन करते हैं, आपके 3D इमेज फॉर्म करते हैं इंटरनल आर्गन्स का, और उसमें पता करते हैं कि आपको कैंसर है कि नहीं है। और MRI जो होता है, MRI बाई नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, उसकी मदद से आपको कैंसर को डायग्नोस किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो MRI का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, MRI होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके ट्रीटमेंट की, अब जैसे हमने कैंसर क्या होता है, कारण क्या होता है, कैसे होता है, अब हम इतना जान लिए, और इसको टेस्ट भी हमने समझ लिया, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में आपको 4 ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगी। पहले आपको सर्जरी आप करवा सकते हैं, दूसरा आप रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और तीसरा आपको कीमोथेरेपी प्रोवाइड किया जा सकता है, एंड द फोर्थ वन इज़ इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो जो ट्यूमर होता है, हमने ट्यूमर देखा था 2 टाइप के, एक वेनिगन एंड एक मैलिगन ट्यूमर। मैलिगन ट्यूमर डेंजरस प्रॉपर्टी शो करता है किसका, कैंसर का एक डेंजरस प्रॉपर्टी है मैलिगन ट्यूमर। ओके, जिसको मेटास्टेटिस बोलते हैं। तो ये ट्यूमर जो है, ट्यूमर को ही रिमूव कर दिया जाता है बाई सर्जरी से कैंसर के ट्रीटमेंट में। ओके, दूसरा आप नाम याद कर लीजिए, रेडियोथेरेपी से भी होता है। तीसरा कीमोथेरेपी दिया जाता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, बहुत टाइप के ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स मतलब दिया जाता है इन्फेक्टेड पर्सन को, और जिसकी मदद से ये किल करते हैं कैंसरस सेल को। जो नॉर्मल सेल होता है कैंसरस सेल होता है, तो कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती, अभी हमने इसको पहले पीछे देखा। तो कैंसरस सेल को ये क्या करता है, किल करने का काम, मारने का काम करता है। ये ड्रग्स जो होता है ये कैंसरस सेल को ख़त्म कर देता है, तो ये आपको कीमोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी में बायोलॉजिकल टर्म्स की मदद से अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स होते हैं, जो कि यूज़ किया जाता है इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, एक्टिव करने के लिए अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है, हेल्प करता है डिस्ट्रॉय द कैंसरस सेल। कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में आपका इम्यून सिस्टम ही हेल्प करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैंसर। उम्मीद है आपको कैंसर टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी ये चीज़ होती है जैसे एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट विद डिसीज़। कोई भी डिसीज़ है उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। कि मतलब कहते हैं नहीं इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तभी इनको कोविड नहीं हुआ। तो कोविड से फाइट करने का जो आपके अंदर की जो क्षमता, उसी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है बोलते नहीं। तो इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एंड द सेकेंड वन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट जो होता है इनबॉर्न होता है, जन्मजात होता है, आपको जन्म से ही ये इम्यूनिटी मिल जाती है। ओके, तो इन्नेट इम्यूनिटी में फिजिकल इम्यूनिटी जैसे हुआ, फिजियोलॉजिकल, फिर सेलुलर एंड साइटोकाइन, आप नाम याद कर लीजिए। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो एक्वायर्ड में एक्वायर्ड किया गया है, ठीक है, बाहर से अडॉप्ट किया गया है, उसको बोलते हैं एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी। एडॉप्टेटिव इम्यूनिटी जैसे एक्टिव इम्यूनिटी होते हैं और पैसिव इम्यूनिटी, ये 2 टाइप के इम्यूनिटी होते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें और पैसिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है डेवलप्ड बाई बॉडी, ये बॉडी के द्वारा डेवलप किया जाता है क्या, एक्टिव इम्यूनिटी को, और डेवलप्ड बाई एंटीबॉडी दैट डायरेक्टली गिवन टू दी बॉडी। मतलब
मतलब कि ये एंटीबॉडी के द्वारा डेवलप किया जाता है और डायरेक्टली आपको बॉडी में इंजेक्ट करके सिरिंज के थ्रू या फिर दवा के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ओके, जैसे एक्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप की इम्यूनिटी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से, एक नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से जैसे डिवेलप बाय वैक्सीनेशन, कोविड आया था, आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर दिया गया और आपको इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया, उसके मतलब अगेंस्ट काम करने के लिए आपकी इम्यूनिटी बन गई, ठीक है। और नेचुरल क्या हो, तो कोई नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है ना, उसकी वजह से आपकी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो मतलब बॉडी के अंदर ही डेवलप हो जाती है खुद से ही, और या फिर उसको आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल तरीके से डेवलप कराया जाए तो एक्टिव इम्यूनिटी होता है। और एक ऐसा इम्यूनिटी जो पैसिव इम्यूनिटी होता है, उसमें एंटीबॉडी डायरेक्टली दिया जाता है बॉडी को, ठीक है। एंटीबॉडी के थ्रू ये डेवलप किया जाता है और डायरेक्ट बॉडी में दे दिया जाता है। जैसे वेनम होता है, कोई सांप काट लिया आपको, तो आप तो ये नहीं कहोगे कि हमारी एंटीबॉडी, हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी, है ना, हमने वैक्सीनेशन करवाया है, हमने ये करवाया, तो उसके लिए आपको वेनम, एक एंटी वेनम देखने को मिलता है। सांप में क्या पाया जाता है, वेनम पाया जाता है, तो आपको एंटी वेनम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटी वेनम दिया जाता है, जिसकी मदद से आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है आपकी बॉडी में, इसको बोलते हैं एंटीबॉडी। और ये इसको पूरा नाम हो जाता है पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये आ जाते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो इसमें हो जाता है हमारा बी लिम्फोसाइट एंड द सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है आर्मी ऑफ प्रोटीन को, जो आर्मी ऑफ प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़ को, एंटीबॉडीज़। ओके, और जो टी लिम्फोसाइट होता है ये हेल्प करता है प्रोड्यूस ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ आर्मी ऑफ प्रोटीन कौन प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूस करता है बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट उसको क्या करता है, हेल्प करता है कि टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स का, कौन, टी लिम्फोसाइट। ओके, सो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी सुन रहे हैं, एंटीबॉडी है क्या, तो चलिए देख लेते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी दीज आर द क्लास ऑफ प्रोटीन्स, एक क्लास ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगा, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD, तो दी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी आपको देखने को मिलेगा। H2L2 होता है एंटीबॉडी में, आप समझने की स्ट्रक्चर आपको मैं बुक में मिल जाएगा, स्ट्रक्चर अभी बुक में दिखा देता हूँ। H2L2 क्या है, H2L2 है जैसे इसमें दो हैवी चेन पाए जाते हैं, हैवी चेन, और दो लाइट चेन पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज़ में दो हैवी चेन पाई जाती हैं, दो लाइट चेन पाई जाती है, इसलिए इसको H2L2 बोला जाता है। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। जैसे स्ट्रक्चर में क्या था कि इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनी हुई थी, आप NCERT में चेक कर लेंगे, मिल जाएगा। तो ये दो हमारी क्या है, दो लाइट चेन है, और ये दो नीचे वाली, ये सभी पूरा क्या है, ये दो हैवी चेन है, हैवी चेन और दो लाइट चेन, इसीलिए इसको H2L2 बोला जाता है। ओके, सो फिगर आप NCERT में देख लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्स। एड्स क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है। एड्स होता है, एड्स का कारण क्या है, एक वायरस होता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV वायरस होता है जो कि कारण है एड्स को, एड्स का कॉज करने में क्या कारण है, HIV वायरस। जैसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये है HIV का फुल फॉर्म। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है ये क्या है, एक मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस के ग्रुप है एक HIV। ओके, और HIV का जो HIV वायरस होता है, जैसे एक दो दिन में इसका सिम्टम्स आपको लक्षण नहीं देखने को मिलता है एड्स में, ठीक है। एड्स एक बहुत लॉन्ग अपीयर जो होता है इसका बहुत लॉन्ग टाइम में होता है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम में अपीयर होते हैं, मोस्टली 5 से 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपको एड्स हुआ है। सपोज़ जैसे आप किसी बार्बर शॉप पे गए, अगर आज आपको वहाँ से HIV इन्फेक्शन हुआ तो आपको 10 साल बाद, 5 से 10 साल बाद जाके पता चलेगा कि हमको एड्स हुआ है। लक्षण, उसके जो सिम्टम है 5 से 10 साल बाद देखने को मिलते हैं। ओके, HIV के लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो बुक में एक फिगर है, मैं आपको बुक के फिगर की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस जैसे ये हमारा है रेट्रोवायरस, ये वायरल RNA है, यहाँ से वायरस इनफेक्ट नॉर्मल सेल पे पहुँचता है, एनिमल सेल, ये बाहर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से एनिमल सेल जो वायरल RNA होता है इंट्रोड्यूस हो जाता है सेल के अंदर। अब ये एनिमल इंट्रोड्यूस हो गया, वायरल RNA जो यहाँ से निकला था वो ह्यूमन सेल्स में आ गया है, और यहाँ से जब ये RNA में इंट्रोड्यूस करता है तो ये वायरल DNA जो प्रोड्यूस होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये वायरल DNA होता है और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या था कि जैसे एक था पहले
डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन करना। अब आरएनए से हम लोग डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जैसे वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट जीनोम में, यहाँ पे गया, और न्यू आरएनए प्रोड्यूस करेगा, इन्फेक्ट सेल का प्रोडक्शन का हो जाएगा, और यहाँ से नए नए वायरसेस का प्रोडक्शन हो जाएगा, और ये नए नए वायरसेस इन्फेक्ट कर देंगे अदर वायरसेस को, और ये रिप्लिकेशन हो जाएगा रेट्रोवायरस का। तो इस तरीके से जो हमारा HIV होता है वो फैल जाता है शरीर में। HIV इन्फेक्ट किस तरीके से करता है, रिप्लिकेशन कैसे होता है, आपको ये समझना है, इसको बना लीजिएगा। ओके, तो चलिए बुक्स में आपको समझा देता हूँ HIV की ट्रांसमिशन के बारे में और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो HIV ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति है उसको HIV पॉजिटिव है तो वो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर आप उससे सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तब भी आपको HIV हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, है ना, इन्फेक्टेड नीडल्स से भी हो जाता है। जैसे आप किसी बार्बर शॉप पे गए और उसने नीडल को साफ़ नहीं किया तो भी आपको HIV देखने को मिल सकता है। और बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, किसी ब्लड प्रोडक्ट से भी हो जाता है। जैसे ब्लड से किसी को ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है और आपने उससे ब्लड ले लिया, कंटामिनेटेड ब्लड से ट्रांसफ्यूज़न हो गया, तब भी आपको HIV देखने को मिल जाएगा। और या फिर अगर आपकी माँ को, जैसे कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसके चाइल्ड को भी HIV होने की चांसेस रहते हैं थ्रू प्लेसेंटा। ओके, और इट स्प्रेड्स ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एड्स को डायग्नोज करने के लिए एक एलिजा टेस्ट कराया जाता है और एक PCR टेस्ट कराया जाता है। आप ये दो सिर्फ नाम याद कर लीजिए, एलिजा टेस्ट और PCR टेस्ट। ओके, एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसके लिए आपको सिर्फ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को दिया जाता है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, और उसी से आप जितना दिन जीवित रहें जी लीजिए, इसका कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए जब भी जिस तरीके से, कैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, इन्फेक्टेड नीडल से होता है, ब्लड फ्यूजन से होता है, तो इन सब चीज़ों को हमको अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे मेकिंग ब्लड सेफ फ्रॉम HIV, जो ब्लड बैंक है वहाँ से आपको सब कुछ सेफली लेके आना है, चेक कर चढ़वाना है, ऐसे नहीं कि आया तुरंत चढ़वा लिए ब्लड। ठीक है, डिस्पोजेबल नीडल्स का यूज करो, वही इसका अपोजिट है ना। और कंट्रोल ड्रग एब्यूज़ का भी कंट्रोल कीजिए। 1 2 पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा कैंसर के बारे में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक टॉपिक हमारा बचा है सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के बारे में। चलिए हम उसके बारे में देख लेते हैं। सो गाइस, हमारा लास्ट टॉपिक है ड्रग्स। ड्रग्स में हमको क्या पढ़ना है, 2 टाइप के ड्रग्स होते हैं, जैसे एक ओपॉइड्स, एक किनाबॉइड्स। ठीक, ओपॉइड्स जो है ये रिसेप्टर्स होता है, कहाँ पे होता है, रिसेप्टर्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। और किनाबॉइड्स जो होता है रिसेप्टर्स इन ब्रेन। ओके, तो ये ब्रेन से एसोसिएट होता है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। एपॉइड्स में आपको हीरोइन आ जाता है। जैसे हीरोइन क्या होता है, हीरोइन को स्मैक कहते हैं ना, स्मैक लेता है, नशा है एक तरीके से, ड्रग्स है। ओके, स्मैक का टेस्ट जो होता है वाटरलेस होता है, और स्मैक को हम मॉर्फिन से ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, मॉर्फिन से ऑब्टेन करते हैं। और मॉर्फिन एक प्लांट है, कैसा प्लांट है, पापावर सेमिनिफरम। मॉर्फिन को हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, देखो ओपॉइड्स था, ये हमारा हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक, ऑर्डरलेस होता है। हीरोइन को ऑब्टेन होता है मॉर्फिन से, और मॉर्फिन ऑब्टेन होता है एक प्लांट है पापावर सेमिनिफरम, वहाँ से। ओके, और किनाबाइड्स के क्या होता है, किनाबिस सटाइवा पाया जाता है, ये यूज़ करता है प्रोडक्शन ऑफ चरस, गांजा, इन सब के प्रोडक्शन में किसका यूज़ किया जाता है, किनाबिस सटाइवा का यूज़ किया जाता है। 2 और नाम है, आपको सिर्फ नाम याद कर लेने हैं, जैसे कोकेन और एक हेलोजनेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लास्ट वन इज टबैको। टबैको क्या है, टबैको हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, टबैको प्लांट से। और टबैको में हमारा पाया जाता है क्या, निकोटीन पाया जाता है टबैको प्लांट में। और ये निकोटीन जो है हमारे BP को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है, BP को, हार्ट रेट को, इन सबको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, हाई लेवल पे कर देता है। तो टबैको वगैरह से आपको एडिक्शन हो जाते हैं, ड्रग्स से एडिक्शन हो जाता है। तो एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन होता है एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाता है उससे, है ना, उसको आप साइकोलॉजिकली अटैच हो जाता है। तो उसके आपको लिए प्रिवेंशन के लिए, एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप प्रेशर को अवॉइड कीजिए। आपके अंदर बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, पढ़ने का प्रेशर हो, टीचर का प्रेशर हो, फैमिली का प्रेशर हो, आप प्रेशर को अवॉइड कीजिए। आपको इन सब से बहुत दूरी बना के रखनी है, ड्रग्स वगैरह से, टबैको वगैरह से। ओके, आप अपने, अगर आपको एडिक्शन हो गया है तो आप प्रेशर को अवॉइड करें, एजुकेशन लें, अच्छे से अच्छा बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स से बातचीत करें, पेरेंट्स के बीच में रहें, तो आप अच्छे से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और फाइनली आप मेडिकल हेल्प भी ले सकते हैं। ओके, सो
इन सबको मुझे इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब समझ गए होंगे। सो दिस इज़ आवर वीडियो। नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है गाइस, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और नोट्स बना लीजिए। जितना पॉइंट बताया गया है सभी पॉइंट्स नोट्स के एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए फिर से एकदम इंपॉर्टेंट नोट्स ही बना के आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.